टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के बोल भैया बोल जोर से बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 9 युवकों की जो 2022 चुनाव में अपनी अहम भूमिका पहली बार निभाने जा रहे हैं और किस तरह से उनमें उत्साह है और क्या उनकी सोच है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं इस बार वोट देने को लेकर। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट में क्या उनका कहना है। संगम नगरी प्रयागराज 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ नौजवान हैं जो अपनी अहम भूमिका पहली बार मतदान में देंगे और हम उनसे जानेंगे कि इस बार उनका मतदान करने का क्या मतलब है और किस लिए वो मतदान करेंगे और किस तरह से उनको मतदान करने पे किस तरह से उनको लग रहा है। पहली बार है आप लोग मतदान कर रहे हैं, किस तरह से एहसास है और क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ तो बहुत उत्साह और एक्साइटमेंट है। और हमारा जो क्राइटेरिया होगा वोट देने का वो भूखमरी होगा, क्योंकि मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में है वो भूखमरी है। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ते हैं कि जो उसूलों से लड़ पड़ी होगी वो ज़रूरत कितनी बड़ी होगी, एक भूखे ने फिर कर ली मंदिर में चोरी, शायद भूख भगवान से बड़ी होगी। तो हमारे लिए जो भूखे के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, वही पहली प्राथमिकता होगा। तो हमारे साथ सुना आपने कि भूखमरी की बात है और यहाँ पर हमारे साथ एक युवती भी है जिनसे हम बात करेंगे। नई छात्रा है, किस तरह से सोच है। सरकार कहती है मंदिर की बात, आप नौजवान हैं और पहली बार वोट करने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? मंदिर ज़रूरी है, क्या मुद्दा ज़रूरी है? मुद्दा तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुद्दा सबसे बड़ा ज़रूरी यही होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की जाए। मंदिर हमारे लिए ज़रूरी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी शिक्षा ज़रूरी रखती है। अभी व्यवस्था अच्छी है लेकिन और बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे वैकेंसियाँ हैं तो बहुत कम निकाली जा रही हैं, उससे हमारा मंदिर बनने से हमारा घर नहीं चलेगा। सरकार तो कहती है कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मुफ्त राशन देंगे, क्या कहना है इस पे? सरकार कहती तो है लेकिन सिर्फ कहती ही है, करती पता नहीं कहाँ तक है। हम लोग को तो अभी तक कुछ क्या ज़रूरी समझती हैं, मुफ्त राशन या रोजगार? रोजगार, क्योंकि मुफ्त राशन हमें कब तो पूरी ज़िंदगी नहीं चलाएगा, लेकिन रोजगार हमारी पूरी लाइफ चलाएगा। और हमारे लिए रोजगार ही सबसे बड़ा है। मुफ्त राशन नहीं चाहिए लेकिन हमें रोजगार चाहिए। क्या इस बार युवा बदलेंगे? कोशिश, अगर सरकार बदलेगी तो युवा भी बदलेंगे। और ये नहीं कहते कि सरकार दूसरी भी आए, लेकिन जो भी सरकार आए वो सिर्फ युवाओं के लिए करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रोजगार ज़रूरी है। तो सुना आज के युवाओं की क्या सोच है, और भी हमारे साथ यहाँ पर हम बात करेंगे। ये बताइए, आज के जो मुद्दा चल रहा है, कहीं काम बोलता है तो कहीं मंदिर है, तो कहीं बेरोजगारी भत्ता है या मुफ्त राशन है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपकी सोच है? मेरा मानना है कि शॉर्ट टाइम सोल्यूशन में नहीं फोकस करना चाहिए सरकार को। ज़्यादातर सरकार शॉर्ट टाइम सोल्यूशन देती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता। अभी शायद पंजाब में किसी सरकार ने कहा था कि वुमेंस को, मतलब जो बेरोजगार वुमेंस हैं उनको भत्ता मिलेगा। तो ये सब शॉर्ट टाइम सोल्यूशन है, मतलब एक तरह से लुभाव, जैसे लॉलीपॉप होता है वो दिया जाता है। तो मेरा मेन फोकस सरकार को लॉन्ग टाइम सोल्यूशंस पे काम करना चाहिए, जो हम लोग उस टाइम शायद दिक्कत करे लेकिन फ्यूचर में आके हमारी मदद करे। जैसे शिक्षा व्यवस्था अगर सुधरती है, धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था अभी तक में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आई, लेकिन जो अभी नई शिक्षा व्यवस्था आई है उससे बदलाव की संभावना है। तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और उसके साथ जो हमारी मेन एक प्रॉब्लम है जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं या एग्ज़ाम्स नहीं होते। एग्ज़ाम्स अगर जब चुनाव आता है तो लोग जात, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद के नाम पे चले जाते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं युवा? सबसे पहले तो जातिवाद की जो राजनीति है सबसे बुरी चीज़ है। मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी अगर इस बिना पे, जातिवाद की राजनीति की बिना पे वोट लेने की कोशिश करी तो देती तो जनता ही है ना, सरकार तो मांगती है। नहीं मांगती है, तो मेरा कहना तो उस पार्टी का वोट ही ना कि जातिवाद के बेसिस पे लोगों को बांटे। सिंपल सी चीज़ है, जो विकास पे बात करे, जो ज़मीनी मुद्दों पे बात करे, जैसे भूखमरी वगैरह पे। फिर हम एक बार आते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उसको किस तरह से देखती हैं, क्या होगा इस चुनाव में? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये तो हर एक लड़की को पता है कि वो लड़ सकती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर लड़की जानती है कि मैं लड़ सकती हूँ, बस हिम्मत दिखानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो सुना आपने कि क्या कहा है इन्होंने, प्रियंका गांधी को एक मैसेज दिया है कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इनसे ही बात करते हैं, किस तरह की आपकी सोच है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स का जो लेवल है ना, वो पहले की तरह अब नहीं रहा है।
अब सर जैसे कि जो चुनाव आता है, क्यों मोदी जी के आने से क्या गिर गया है? मेरी बात सुन लीजिए सर। जैसे कि चुनाव आता है, मोदी जी आने से बढ़ा ही होगा, मे भी बढ़ा होगा, लेकिन जब चुनाव आते तो हम पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं बताती कि हम इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, ये नहीं बताती। वो गलतियां गिनाती है कि पिछले सरकार में इतना घोटाला हुआ तो उनकी सरकार में इतना घोटाला हुआ तो उसमें इतना हुआ था। ये नहीं बताते कि हम इतना कर देंगे। ये एक दूसरे की गलती बताते कि वो ऐसा किया था। और जहाँ की सर बात भैया लोग कर रहे थे कि हमें राजनीति में वो नहीं लाना चाहिए, कि धर्म नहीं लाना चाहिए। सर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है ही नहीं जो धर्म ना लाए। सर सब धर्म लाते हैं, सब जाति लाते हैं, ठीक है, लेकिन सर हम लोग को देखना पड़ता है लोकल लेवल पे कौन ज़्यादा काम कर रहा है, उसे हम लोग को सब क्या नया युवा जो है वो इस सोच को बदलेगा भारत की? बिल्कुल सर बदलेगा, बिल्कुल। देखिए सर, एक मायने के लिए तो मंदिर भी ज़रूरी है, ठीक है ना सर। सब धर्म में अगर इंडिया है, अगर भारत है, तो उस धर्म के लिए भारत और हिंदू के लिए क्या है? भारत ही तो है ना। तो वहाँ पे अगर एक राम मंदिर बन जा रही है तो कौन? मुसलमानों के लिए भारत नहीं है? बिल्कुल है, भारत क्यों नहीं है? भारत देखिए सबके लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या है, उनके लिए और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई और कंट्री नहीं है। हिंदुओं के लिए केवल भारत है। क्यों? आज तो हिंदू सऊदी में भी हैं, बहरीन में भी हैं, और बाकी कंट्री अमेरिका में भी, हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा कैसे आपने कह दिया कि नहीं है? लेकिन अगर मेजॉरिटी पे देखें तो वो तो इंडिया में ही है ना, केवल, है ना। कहते हैं कि भारत जो है यहाँ का हिंदू खतरे में, जबकि यहाँ तो मेजॉरिटी में हिंदू है। सर मेजॉरिटी में है, लेकिन सर खतरे में ही है। आज हिंदू खतरे में है क्योंकि सर मेजॉरिटी वो वाला गया, ठीक है। आज सर अगर आप मुस्लिमों के, मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। आज अगर आप सर एक मुस्लिमों में जाता है एक बंदा, वो बोलेगा जय श्री राम, ठीक है, उसको कोई नहीं बोलेगा। मान लीजिए अगर कोई अमेरिका में जाके बोलता है जय श्री राम हरे कृष्णा, सर 2 लोग बोलने वाले आ जाएंगे हरे कृष्णा। वही अगर जाके कोई बोलेगा अल्लाह अकबर, लोग सोचेंगे आतंकवादी आगे भागो। तो ये ऐसा क्यों है सर? तो ये तो आप बताइए सर, ये ऐसा क्यों? ऐसा तो उनके कामों से है ना सर, ऐसा तो उनके कामों से। तो धर्म पे ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो बहुत से आतंकवाद में अभी पकड़े गए हैं जो कि मुसलमान नहीं है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है? सर अब अरे सर, अगर आप उसमें देखेंगे तो फिर सर, अगर आप इसमें देखेंगे तो सभी का वो बोलते हैं कि सर आपका जो क्राइटेरिया होगा वोट धर्म के, जो जाति और धर्म के। सर मैं दोनों चीज़ देखूंगा, ठीक है। अगर एजुकेशन पे देखेंगे, हाँ, मैं ये नहीं मानता कि आप मुझे रोटी दो, मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे एजुकेशन दोगे, आपसे हम रोटी छीन लेंगे। तो सुना आपने, कुछ युवा जो है उनकी सोच, आज की जो जनरेशन है उनकी सोच है रोजगार और विकास, मगर कुछ आज ऐसे भी युवा हैं जिनकी आज भी सोच पुरानी है और उनकी सोच आज भी धर्म जाति विशेष को लेकर है। फिलहाल अब देखना है कि आने वाला चुनाव किस तरह से मोड़ लेगा। फिलहाल वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। कोरोना काल में जहां लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर समाज सेवी संगठन सामने आए थे और लोगों को राशन वितरण करने का काम किया था, जिसके बाद सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण की योजना चालू की गई, जिसके बाद विपक्ष ने हमलावर होते हुए सरकार पर निशाना साधा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। तो वहीं सरकार ने मुफ्त राशन वितरण की योजना मार्च तक बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार क्या वोटरों को लुभा पाएगी? आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ विपक्ष लगातार बेरोजगारी और महंगाई के आरोप सरकार पर लगा रही, तो ऐसे में कई योजनाओं को लेकर सरकार अपनी योजनाओं के दम भर रही है। उसी में से एक योजना है मुफ्त राशन योजना, जिसकी सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है और मार्च तक मुफ्त राशन बांटने की बात कही जा रही है। मगर अब देखना क्या है कि लोगों का क्या मिजाज है और क्या ये मुफ्त या राशन योजना बीजेपी के वोटों में तब्दील होगी या फिर विपक्ष के मुद्दे इस योजना पर भारी पड़ेंगे। एक राशन तो दे रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार, इसके लिए बहुत खुशी हम लोग को है। लेकिन बस ये कि ये आगे तक मिलता रहे, ये बेहतर है। और ये और क्या नाम, अगर कोरोना काल में ये हमारा महंगाई कम कर दे तो इसकी जरूरत नहीं पड़े हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद जफर है। तो मुझे राशन मिल नहीं रहा, और ये राशन जो है ये सरकार केवल एक लालच, वोट की लालच में सरकार जो राशन बांट रही है। चुनाव के बाद राशन ये बांटना बंद हो जाएगा। तो आपको राशन अभी तक नहीं मिला? एक बार हमको कोई राशन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। सरकार जो राशन दे रही है कोरोना काल में, वो तो राशन टाइम पर मिल रहा है, हम लोग ले भी रहे हैं। लेकिन जो महंगाई बढ़ गई है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। क्या नाम है? सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है वो लगभग सभी को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे कोई कोटेदार देने में हल्का फुल्का दिक्कत देते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा द्विवेदी है। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि बीजेपी की ये मुफ्त राशन की मुहिम क्या वोटों में तब्दील होगी या विपक्ष के मुद्दे भारी पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बीते दिन भगवा कलर की टोपी लगाई थी, जिसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, आइए सुनाते हैं आपको। भगवा टोपी तो अब शाम को फेर के रहूँगा, सर्दी लगेगी तो भगवा टोपी कोई इनकी है, इसमें भी ये भी इसमें भी भगवा ही है, ये भी भगवा ही है। भगवा इनकी थोड़ा है, महर्षि दयानंद भगवा उसमें थे क्या बीजेपी में? ये रंग चुराते हैं, ये रंग चोरी करके अपना रंग मिलाना है ना, वो तो सबका है। भगवा रंग तो सूर्य का रंग है, वो तो समाज का रंग है, उसको सब पहनना चाहिए। कोई ऐसा चोरी कर हम उसको रंग को छोड़ देंगे? भगवा रंग तो हमारा है। संगम नगरी प्रयागराज में अनवाइंड इमोशन के तत्वाधान में सिविल लाइन के एक रेस्टोरेंट में कविता और गज़लों का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा, अपनी हुनर दिखाने के लिए मौका मिलता है। रागिनी पाठक ने आज से 2 साल पहले इस संस्था का गठन किया था। उसी की आज स्थापना दिवस पर 2 साल बाद कविता व गज़लों का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने अपनी कविताएँ पेश की। इस मौके पर दूर दराज से आए कलाकारों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर जूही जायसवाल समाज सेवी ने अपनी कविता पेश की, तो स्वाति निरकी ने इस महफिल को सजाने में अपना विशेष योगदान दिया। दरअसल एक्चुअली अनवाइंड इमोशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए कलाकारों को हम एक मंच देते हैं और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 साल पहले आज ही के दिन। तो आज इसका 2 साल का एनिवर्सरी है, 2nd ईयर एनिवर्सरी है। कोविड की वजह से बहुत दिनों से हम मार्केट से दूर थे, मंचों से दूर थे, लोगों से दूर थे, बट दोबारा से हमने 1 साल के बाद कमबैक किया है अपने 2रे ईयर की एनिवर्सरी के साथ में। और यहाँ पे जितने भी सिंगर्स होते हैं, जितने भी पोइट होते हैं, जितने भी लोग कॉमेडियंस होते हैं, वो आकर के यहाँ पर अपना एक मंच लेते हैं, तो हम उनको एक मंच देने का काम करते हैं। मेरा नाम रागिनी पाठक है और मैं इस इवेंट की फाउंडर हूँ। इसका नाम है अनवाइंड इमोशंस, लेट द वर्ल्ड लिसन यू। जो चीज़ें हम दुनिया से नहीं कह पाते वो हम किताबों में लिख के रखते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को सुना पाते हैं उन किताबों की लिखी बातें। थैंक यू। इस अनवाइंड इमोशंस की शुरुआत में ही सोच यही थी कि ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिलता और वो वहीं से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास कर रही है रागिनी जी और इनका अनवाइंड इमोशन। और यहाँ आज मैंने भी अपनी रचना सुनाई। हम लोगों को जब सोशल फील्ड में या कहीं भी काम करते हुए बहुत तनाव में रहते हैं, लेकिन एक लिखना एक ऐसी चीज़ है जो सुकून से भर देता है इंसान को। तो आज यहाँ पे सभी जितने भी कलाकार हैं वो सुकून के पल को महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने भावों को बांट रहे हैं। अभी तक तो मेरी पहचान एक सिंगर की तरह थी इलाहाबाद में, और लेकिन अब एंटरप्रेन्योर की तरह भी आप हमें पूछिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरा अपना है और आर्टिस्ट का रेस्टोरेंट है, तो एक ओपन माइंड का और एक वाइब्रेंट सा आर्टिस्टिक सा माहौल हमेशा बना रहना चाहिए। तो हमेशा किसी भी आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये सरदार जी रेस्टोरेंट हमेशा रहेगा। और आज का भी मोटो यही है कि अगर मेरे पास एक प्लेस है जिसे लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारे इलाहाबाद का छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सकता है, तो उसका बहुत ज़्यादा वेलकम है, पूरी तरह से हमेशा सपोर्ट है। और स्वाति निरकी की तरफ से और सरदार जी की तरफ से हमेशा आप लोग कभी भी याद करेंगे किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी द्वारा 3 सीटों पर नाम की घोषणा प्रत्याशियों की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद को शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने पब्लिक वाइब से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। हमारा सीधा 3-4 वादे हम लोगों ने अभी जो किए हैं, उसके अलावा जो दिल्ली मॉडल लेके आ रहे हैं वो अलग से। सबसे पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, पिछला सारा बकाया बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। उसको हम कहते हैं कि आप लोग पिछली सरकार के नाम पर फाड़ कर फेंक दीजिएगा, स्वाहा कर दीजिएगा उसका। किसानों को मुफ्त बिजली देंगे।
आम आदमी पार्टी ने दूसरा वादा किया कि हम लोग अपने बजट का 25% यानी कि जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है कि 25% शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे। तीसरा हम लोगों ने वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हर साल 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे और जब तक रोज़गार नहीं दे देते तब तक उन लोगों को 5,000 रुपया हर महीने बेरोज़गारी भत्ता देंगे। चौथा हम लोगों ने वादा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपया सम्मान राशि देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने तमाम लोगों को गरीबी रेखा से भी नीचे ले आके बैठाल दिया है। तो उत्तर प्रदेश की हर महिला को अरविंद केजरीवाल का वादा है कि हर महीने 1,000 रुपया हम लोग सम्मान राशि देंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो आना बाकी है और मैनिफेस्टो में हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में लिखा है। अभी हम जनता से राय पूछ रहे हैं। जनता को से हम लोगों ने के लिए एक नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि जनता जो जो चाहती है हम लोग उसके हिसाब से जनता के कहने के बाद हम लोग जो है मैनिफेस्टो बनाएंगे और हर छोटी बड़ी समस्याओं को जो सरकार का काम होता है वो करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अब सपा नेता ने जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी के चुनाव लड़ने पर एमआईएम से निशाना साधते हुए एमआईएम को बी पार्टी बताई है, तो साथ ही मंत्री सिद्धार्थ नाथ पर भी निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है सपा नेता सलामतुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक शाइस्ता परवीन जी का एमआईएम से लड़ने का जो निर्णय है या एमआईएम का लड़ाने का निर्णय है, तो एमआईएम और बीजेपी ये दोनों का एक ही निर्णय है। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम बी टीम का रोल अदा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति एमआईएम से लड़ेगा वो बी टीम का रोल अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रही हैं, जबकि इनको इनके समाज के लोग लाइक नहीं करते। इनके समाज के लोग इनको वोट नहीं देंगे इस बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसे अगर प्रताड़ित हैं तो इनके समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो इनके समाज के लोग हैं। तो जब जिस व्यक्ति का समाज ही उसको नकार दे तो वो व्यक्ति बीजेपी से आवे या एमआईएम से आवे, इससे समाजवादी पार्टी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल सिद्धार्थनाथ को जिताने के लिए आए हैं। सिद्धार्थनाथ बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार टीआरपी बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ के पीछे और कोई नहीं दिख रहा, हम नहीं दिख रहे सिद्धार्थनाथ को। मैं बार बार बोल रहा हूँ सिद्धार्थनाथ के लिए, सिद्धार्थनाथ की कमियां बता रहा हूँ। मेरा नाम लेकर सिद्धार्थनाथ जी चुनाव लड़ने नहीं लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता से सिद्धार्थनाथ जी डरते हैं। ये हमारी लाल टोपी समाजवादी जो है, इस लाल टोपी से भाजपा के लोग डरते हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि इस लाल टोपी से बच के रहना। ये लाल टोपी खतरे के निशान प्रधानमंत्री बता के गया है, तो ये मान के चलना कि 2022 में इस लाल टोपी की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 के। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ प्रयागराज में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और 1-2 मौत भी हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी तक लोगों को इसकी परवाह नहीं है। ये नज़ारा है कोतवाली के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं बिना मास्क के खुलेआम लोग घूम रहे हैं और बेखौफ होकर लोग यहां पर गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही कोरोना का खौफ है और ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। और जमकर बाजारों में कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेश पर सिविल डिफेंस के लोगों द्वारा संगम क्षेत्र के संगम घाट पर लोगों को मास्क बांटा गया। साथ ही जो यहां श्रद्धालु बिना मास्क के आ रहे थे या जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, उनको चेहरे पर मास्क लगवाया गया और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने की लोगों से अपील की और लोगों को मास्क लगवाकर कोरोना के प्रति गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन के 3 नंबर गेट के बाहर का नज़ारा है, जहां ऑटो चालक और रिक्शा चालक आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में आग ताप रहे हैं, मगर नगर निगम के द्वारा अलाव का इंतज़ाम न कराने के कारण इनको सड़क पर पुआल और पड़ी लकड़ियां इधर उधर से इकट्ठा कर आग तापते दिखाई दी हैं और जिम्मेदारों को परवाह नहीं। जहां एक तरफ
कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। वहीं नगर निगम द्वारा अलाव का इंतज़ाम नहीं कराया गया शहर में, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रात में सड़क किनारे मुसाफिर और टैक्सी ऑटो चालकों को पुआल के जरिए आग तापते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुआल और प्लास्टिक जलाकर यहाँ लोग आग तापते दिखाई दिए। ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया और सड़क किनारे जंक्शन के बाहर पुआल जलाकर आग तापते दिखाई दिए लोग। नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां किसानों की हुई मौत को लेकर अखिलेश यादव द्वारा अन्न संकल्प लिया गया था, तो वहीं आज प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अन्न संकल्प लेते हुए किसानों को न्याय दिलाने और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आबाद अपने आप को बताया है। और साथ ही क्या कुछ कहा है उन्होंने किसानों के मुद्दे पे, आइए सुनाते हैं आपको। सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है यह कहने के लिए, समझाने के लिए कि समय आ गया, मीटिंग का समय नहीं रह गया, अब समय आ गया है पोलिंग पर डट जाने का। पोलिंग बूथ पर हर कार्यकर्ता बूथ पर अपने लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, मजदूरों के प्रति, उनको उखाड़ के फेंकें। जी, आज यहाँ पे प्रयागराज में मजदूर सभा की जो बैठक हो रही है, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो कल अन्न संकल्प लिया है और मजदूर, किसान, नौजवान के हित की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी मजदूर भाइयों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे जो हमारे महिला बैंक की मजदूर सभा की लोग यहाँ आई हुई हैं, उन सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित करते हुए हमारे पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य इन लोगों को समझाया जा रहा है। जिला कार्यालय में मजदूर सभा की समीक्षा बैठक थी। इसमें जो अखिलेश यादव जी ने किसान की मौत हुई है उस पर अन्न संकल्प लिया है कि किसानों को उनके हक के लिए हम लोग बराबर लड़ेंगे। उसी के लिए आज मजदूर सभा ने भी यहाँ हाथों में अन्न लेकर ये शपथ ली है कि जब तक हम किसानों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक हम संघर्ष उनके लिए, उनको न्याय नहीं मिल जाता, हम संघर्ष जारी रखेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शीतलहर ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और कड़कड़ाती ठंड ने अब लोगों की मुश्किल जहां बढ़ाई है, तो लोग सड़क किनारे आग तापते दिखाई दिए। राहगीरों को जहां समस्या हो रही है ठंड से, तो लकड़ी की व्यवस्था न होने से किसी तरह से लोग इधर उधर से लकड़ी का इंतज़ाम करके आग तापते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़क किनारे बैठकर ठंड में आग तापते दिखे और ठंड से अपने आप को बचाते दिखें। कितनी ठंड लग रही है और क्या समस्या है? देखिए, प्रयागराज में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि क्या बताया जाए। घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। बस ये कोई तरीके का काम पड़ता है इसलिए घर से बाहर निकला जाता है। अब देख तो रहे, अब क्या कहा जाए ठंड के बारे में। हद से हद पार हो गई ठंड। अब अरे कोई इंतजाम नहीं लकड़ी का, 2-3-4 दिन में एक बार गिराएंगे और एहसान लाद के चले जाएंगे। आदमी ठंड के मारा सुकून रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के ये संगम अपर मार्ग का नज़ारा है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस लाइन भी है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ निशान चढ़ाने आए लोगों के न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। 1-2 लोग ने ही सिर्फ मास्क लगा रखा है, मगर ज़्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात, नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी किसी को न रोक रही है, न टोक रही है और खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ माघ मेला क्षेत्र में उड़ाई जा रही हैं, मगर जिम्मेदार बेफिक्र हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां चुनाव करीब है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर तंज कस रहा है। तो वहीं हास्य कवि अमित जौनपुरी प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे और जहां उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है अमित जौनपुरी ने, आइए सुनाते हैं आपको। माँ गंगा के पावन तट पर आज माँ का आशीष लेने हम लोग संगम नगरी में माँ गंगा के पावन तट पर खड़े हैं। हमारे साथ में योगेश झमाझम जी हैं और मनोज शुक्ला जी हैं। हम लोग माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं और माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, उत्तर प्रदेश में जो खुशहाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया है वो खुशहाली बरकरार रहे और 2022 के चुनाव में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। योगी जी के लिए 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ कि
हिंदू में हम योगी का असर देख रहे हैं, हिंदू में हम योगी का असर देख रहे हैं। यूपी में एक शेर बब्बर देख रहे हैं, यूपी में एक शेर बब्बर देख रहे हैं। तिनके सभी उड़ जाएंगे अब की चुनाव में, तिनके सभी उड़ जाएंगे अब की चुनाव में, क्योंकि योगी की हम आंधी का असर देख रहे हैं, योगी की हम आंधी का असर देख रहे हैं। मित्रों, योगी जी के 5 वर्षों के सुशासन को कुछ पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं। हमने कहा कि वो अवधपुरी के लाल सुनो, ब्रज के बाके बलवान सुनो, वो अवधपुरी के लाल सुनो, ब्रज के बाके बलवान सुनो, बुंदेली भूखे पूत सुनो, पश्चिम के वीर जवान सुनो, पश्चिम के वीर जवान सुनो, भारत माता के भक्त सुने, हिंदू धमनी का रक्त सुने, भारत माता के भक्त सुने, हिंदू धमनी का रक्त सुने। जिस योगी ने उत्तर प्रदेश की अब तक डोर संभाली है, वो खुद में सत्य सनातन की अछूट अचूक रखवाली है, वो खुद में सत्य सनातन की अछूट अचूक रखवाली है। सत्ता में न्याय, प्रशासन में ना भाई भतीजाबाद रहा, योगी की आंख में केवल अनुशासन जिंदाबाद रहा। अरे देहांत पिता का हुआ मगर वो मोह त्याग कराना रहा, घनघोर महामारी में भी जनता में जाकर खड़ा रहा, जनता में जाकर खड़ा रहा। इस विपदा में भी राहत का फरमान नजर आया हमको, इस विपदा में भी राहत का फरमान नजर आया हमको। अरे लंका में असुरों से लड़ता हनुमान नजर आया हमको, लंका में असुरों से लड़ता हनुमान नजर आया हमको। कुछ ठेके और दलाली के चक्कर में झूल न जाना तुम, सन्यासी या सन्यासी की मेहनत को भूल न जाना तुम, भगवा धारी इस योगी का सच न जाना तुम। मित्रों, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बहन मंदिरों में माला फूल बेच करके जब जीवन यापन करती है तो कभी को कहना पड़ता है भगवा धारी इस योगी का सच कहना भूल न जाना तुम, और जो करे गुजारा फूल बेच वो बहना भूल न जाना तुम, जो करे गुजारा फूल बेच वो बहना भूल न जाना तुम। अपराध जगत में मचा दिया वो रखना याद बवंडर जी, अपराध जगत में मचा दिया वो रखना याद बवंडर जी, माफिया लुटेरों गुंडों का सब रखना याद सरेंडर जी। और जिसको छूने की कुव्वत भी न थी पिछली सरकारों में, भर दिया खौफ इस योगी ने जाने कितने गद्दारों में, भर दिया खौफ इस योगी ने जाने कितने गद्दारों में। अपराध मुक्त परिवेश रहे अमले का अमला झोंक दिया, जो माना उसको जेल मिली ना माना उसको ठोक दिया, जो माना उसको जेल मिली ना माना उसको ठोक दिया। इस योगी की स्टाइल को इस्माइल को सब भांप गए, जाने कितने गुंडे माफिया भगवाधारी से कांप गए, जाने कितने गुंडे माफिया भगवाधारी से कांप गए। सुनो सुनो यूपी वासी बाबा बेबाग अलग अंदाज सुनो, और गुंडों पर चलते बाबा की बुलडोजर की आवाज सुनो, गुंडों पर चलते बाबा की बुलडोजर की आवाज सुनो। ये तुम्हें सनातन पीढ़ी को रखना है पूर्ण सुरक्षित तो अपने ही घर में नहीं तुम्हें रहना है अगर उपेक्षित तो खुद समझो और दूसरों को समझाना बहुत जरूरी है। 2022 में योगी आदित्यनाथ का आना बहुत जरूरी है, 2022 में योगी आदित्यनाथ का आना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के नगर सचिव अरमान कुरैशी के पिता के निधन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शोक पत्र भेजकर दुख जताया। हटिया बहादुरगंज निवासी अब्दुल जलील चौधरी का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके बेटे अरमान कुरैशी अल्पसंख्यक कांग्रेस के नगर सचिव को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शोक व्यक्त करते हुए एक संवेदना पत्र प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के द्वारा नगर अध्यक्ष अरशद अली को भेजा, जिसको अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अरशद अली की अगुवाई में अरमान कुरैशी घर जाकर शोक व्यक्त करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का संवेदना पत्र दिया। इस दौरान अरशद ने बताया कि प्रयागराज आने पर प्रियंका गांधी उनके घर भी जाएंगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक नगर उपाध्यक्ष कमाल अली, नूरुल कुरैशी, तालिब अहमद, मोहम्मद इरफान, जाहिद नेता, नेहाल उद्दीन, गुलाम वारिस, दिलावर हुसैन, परवेज, शाहनवाज खान आदि मौजूद थे। अरमान कुरैशी साहब के वालिद साहब के इंतकाल की खबर जब
नगरी प्रयागराज कहने को तो ये स्मार्ट सिटी की सड़कें, मगर आप देख सकते हैं आवारा जानवरों के कारण यहाँ लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ये जानवर सड़क पर किस समय दौड़ जाते हैं पता नहीं चलता और आने जाने वाले वाहनों को टक्कर लगती है जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। कहने को तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, मगर हकीकत में इसके दावे कुछ और ही हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर दौड़ते आवारा जानवर बड़ी दुर्घटना को दे रहे दावत, मगर जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से अक्सर जाम लगता है, जिसको लेकर यातायात और नगर निगम ने अब अभियान चलाते हुए नो पार्किंग से गाड़ियों को उठाकर चालान किया है और साथ ही इसे ले जाकर मल्टी लेवल पार्किंग में ले जाकर खड़ी कर दिया है। बता दें अक्सर लोग सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं गाड़ियां नो पार्किंग में, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है, जिसको लेकर नगर निगम और यातायात ने अभियान चलाते हुए टोचन गाड़ी से गाड़ियों को उठाया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।